आपको यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपको जो है शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, सी टेट, यूपी टेट, सभी जगह पे आपको ईवीएस की ये क्लासेस काम आएगी। चाहे आप यूपीएससी भी देने जा रहे हो तब भी आपको ईवीएस की क्लासेस काम आएगी, तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ईवीएस क्लास आपको खास तौर पे टीचिंग एग्जाम से संबंधित और सिविल सर्विस से संबंधित आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका हम लोग एक अच्छा लेवल रखेंगे जो कि आपके हाई लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को कवर करेगा। ठीक, तो हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से और आपको अच्छे से इसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग। बस एक सेकंड हो जाइएगा सभी लोग। तो सभी लोग बने रहेंगे, कहीं भी जाएंगे नहीं। जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग। बात करते हैं, मैं बता दूं ये ईवीएस की क्लास है। इसमें यूपी टेट, सी टेट इतना सी टेट, ठीक है, बीपीएससी बीपीएससी इतना टीआरई, बीपीएससी टीआरई, जे टेट इतना जे टेट, यूपीएससी यूपीएससी प्लस आपका जो है नेट जीआरएफ और प्लस आपको जो आप देखते हैं यूपीपीसीएस, मतलब जहाँ जहाँ पे ईवीएस आएंगे हम सभी चीज़ों को इसमें डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे और बहुत अच्छा खासा लेवल इस क्लासेस का आपका रहने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय की बात करते हैं कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, आखिर में पर्यावरण है क्या, हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं और ये क्यों जरूरी है। देखिए, आप सभी लोगों को बता दो, इस पूरे पृथ्वी जगत पे इस समय सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मुद्दा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई होना चाहिए तो पर्यावरण होना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी आपको आसपास चीज़ें दिखने को मिलती हैं, चाहे वो वस्तु हो, जीव हो, निर्जीव हो, यानी जैविक घटक हो, अजैविक घटक हो, ठीक है, वो सभी क्या है हमारे क्या है पर्यावरण के पार्ट हैं। हमारे क्या है दोस्तों, इस पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि पर्यावरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, पड़ोस मतलब नेबरहुड, हमारे चारों ओर वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक, जिनसे हम घिरे हुए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है हमें घेरे हुए। मतलब पर्यावरण की जो परत है, पर्यावरण की जो चादर है, हमें चारों ओर से घेरी हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन अगर मान लो आपको लिखना हो, कभी कभी होता क्या, मेंस वगैरह में आप एग्जामिनेशन में डेफिनेशन लिख लेते हो। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि हो, जल हो, पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, जो समूह हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए, ये तो था बेसिक परिचय। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, पर्यावरण के आप देखिएगा दो घटक होते हैं। पर्यावरण के आप देखिएगा तो दो घटक होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक घटक और एक दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। जब प्राकृतिक घटक के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे तो प्राकृतिक घटक में भी दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है जैविक घटक, जिसको हम लोग बायोटिक कहते हैं। एक होता है अजैविक घटक, जिसको अबायोटिक हम लोग कहते हैं। अब जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आता है या फिर कौन कौन आते हैं। ठीक, तो पहला, सजीव प्राणी जैसे पादप, प्लांट्स, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बायोटिक के अंतर्गत आते हैं, जो सांस लेते हैं।
जिन जो सांस लेते हैं और जिनके जो क्या होता है दोस्तों हमारे वायुमंडल में जीवित होते हैं, उनको हम लोग जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें आपको सजीव हो जाएंगे, पूरे सजीव हो जाएंगे, उसमें आपको प्लांट भी होगा, जंतु भी होगा और सूक्ष्म जीव होंगे। जैसे प्लांट मतलब पेड़ पौधे हो जाएंगे, और जंतु मतलब उसमें एनिमल भी हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें एनिमल भी हो जाएंगे, ह्यूमन भी हो जाएंगे, सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। और तीसरा हो जाएंगे सूक्ष्म घटक, सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे कि आप देखोगे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई कवक हो गया, हालांकि इसको वायरस को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस जो है ना जैविक अजैविक दोनों के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। बाकी सबको तो इसमें शामिल कर ही लेते हैं, ठीक। तो सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म जीव, सजीव, पादप, प्राणी, जंतु, ये सभी किसके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आप देखिएगा अजैविक घटक, निर्जीव पदार्थ। अब जैसे प्रकाश, ये क्या है दोस्तों, निर्जीव है, निर्जीव है। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अबायोटिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अबायोटिक के अंतर्गत आता है, अबायोटिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अबायोटिक के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको हम लोग अजैविक घटक बोलते हैं। जिसमें आपको प्रकाश हो जाएगा, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश प्लस ताप हो जाएगा, फिर उसके बाद जल हो जाएगा, उसके बाद वायु हो जाएगा, वायु हो जाएगा, उसके बाद मृदा हो जाएगी, मृदा हो जाएगी। तो ये सभी जो है ना अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन ये मैं प्राकृतिक घटक अभी बता रहा हूँ, जो प्राकृतिक घटक भी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक, यानी कि जैविक घटक, अजैविक घटक। ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक घटक के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, प्राकृतिक घटक के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अब जैसे कि इस तरीके का फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं। देखो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एक होता है अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में सभी जीव जंतु, प्लांट्स, ह्यूमन सभी जो है बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। अबायोटिक के अंतर्गत कौन होता है दोस्तों, अबायोटिक के अंतर्गत मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ताप होता है, जल होता है, वायु होता है, मृदा होता है, ये सभी लोग किसके अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। इकोसिस्टम, हाउ टू मेक, ठीक है, चार्ट ऑन इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम का चार्ट मैं अभी आपको आगे बनाना भी सिखाऊंगा, और इकोसिस्टम क्या होता है इसको डिटेल में बताएंगे भी। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पर्यावरण के घटक के बारे में, अभी हमारा बेसिक टर्म चल रहा है। मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप जीवन में पहली बार ईवीएस पढ़ रहे हैं, आपने आज तक जीवन में कभी भी ईवीएस नहीं पढ़ा है। हम लोग एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में छप जाए, ठीक। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। दूसरा लिखिएगा मानव निर्मित घटक। इसमें पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, ये मानव निर्मित घटक है अपना, ये मानव निर्मित घटक है, इसको मानव ने बनाया है। पार्क होता है कौन, ह्यूमन बनाता है। पुल जो होता है वो कौन दोस्तों, ह्यूमन बनाता है। सड़क जो होता है कौन, उसको ह्यूमन बनाता है। उद्योग जो होता है उसको कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। यानी कि स्मारक भी होता है, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं, वो कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है। तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये मानव निर्मित घटक है अपना, ये मानव निर्मित घटक है, ये मानव निर्मित घटक है, मानव निर्मित घटक। मैंने आपको क्या बताया इसमें कि प्राकृतिक घटक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। प्राकृतिक घटक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। किस कौन कौन से, जैविक, अजैविक। और एक होता है प्राकृतिक घटक, इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, और एक होता है मानव निर्मित घटक, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है और जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे वायुमंडल की, हमारी वायुमंडल की संरचना को, वायुमंडल की परतों को, वायुमंडल के जो है जैविक अजैविक चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे अच्छे से वायुमंडल के बारे में। तो क्या हमारे वायुमंडल में आप देखिएगा, हमारा जो वायुमंडल आप देखिएगा, इस वायुमंडल में आप देखोगे, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस जो है वो नाइट्रोजन है। वो क्या है, नाइट्रोजन है, जो कि कितना प्रतिशत है, 78% है। उसके बाद O2 है, यानी कि ऑक्सीजन है, जो कि 21% है। उसके बाद आप देखिएगा तो ऑर्गन है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ऑर्गन जो है कितना, 0.93% है, 0.93% है। उसके बाद चौथा आप देखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो कि 0.03
3% के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको क्रम भी सजाने को देता है, मैच द कॉलम में ना आप देखिएगा ये क्रम भी सजाने को देता है, मैच द कॉलम में ये क्रम भी सजाने को देता है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से आप जो है इसको लिख भी लीजिएगा। ये देखिए ना ये डार्क जो है पूरा ये 78% क्या है, N2O है, इतना N2O है, N2O है यानी नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये पूरा जो है 21% वाला जो एरिया देख रहे हो, 21% वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, 21% वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, CO2 है, यानी कि सॉरी CO2 बोल रहा हूँ, O2 है, इतना O2 है, यानी कि क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद ये तीसरा जो देख रहे हो जो क्या है दोस्तों, 0 पॉइंट है, इतना 0 पॉइंट, यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0.93% के आसपास आप देख रहे हैं, ये क्या है, ऑर्गन है, ये क्या है दोस्तों, ऑर्गन है, ये क्या है, ऑर्गन है। और फिर इसके बाद जो छोटा सा एकदम दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा पट्टी आपको छोटा सा दिख रहा है, यानी कि 0.003% ये क्या है दोस्तों, CO2 है। और इसी CO2 की बढ़ी हुई मात्रा ही क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। इस CO2 की बढ़ी हुई मात्रा ही क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। अब कई लोग सोचते होंगे अगर मेरे पास कोई जादू शक्तियाँ हों और अपनी जादुई शक्तियों से मैं वायुमंडल से CO2 को ही खत्म कर दूं, क्या होगा आप लोग बताइए। अगर मान लो आपके पास या मेरे पास किसी के पास जो है जादुई शक्तियां हो और मैंने वायुमंडल से CO2 को ही गायब कर दिया तो क्या होगा, खुद बताइए। CO2 को ही हमने वायुमंडल से गायब कर दिया तो क्या होगा, पता है, शीत युग आ जाएगा, शीत युग, ठीक है। दिन के समय तो सर्वाइवल आसान हो जाएगा, लेकिन रात के समय हो सकता है कि माइनस जो 100 डिग्री टेम्परेचर चला जाए। क्योंकि अगर हमारे वायुमंडल में होता क्या है, जो CO2 का मेनली काम क्या होता है पता है, सूरज से आने वाली विकिरण को वायुमंडल में बांधे रखता है, पूरी ऊष्मा रिलीज नहीं करता है, कुछ ऊष्मा को वो वायुमंडल में बांधे रखता है, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण, हमारा मौसम क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है। अगर मैंने CO2 को पूरे वायुमंडल से गायब कर दिया तो दिन तो ठीक है जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन रात को क्या होगा जनाब अली, रात को आपको क्या देखने को मिलेगा, -120 डिग्री, -100 डिग्री, जैसे चंद्रमा पे आपको देखने को मिलता है। इसलिए तो लोग वहां पे जल्दी जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो वहां पे लोग जो है जीवन बसाने के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिन गर्म होता है, रातें ठंडी होती हैं। ठंडी भी छोड़ो, 120 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो अब -120 डिग्री में सर्वाइव करना असंभव है, नामुमकिन है, इतना नामुमकिन है। वहां पे इसकी उपलब्धता है ही नहीं। अब किसी तरीके से अगर इसकी उपलब्धता चंद्रमा पे हो जाती तो हो सकता है ह्यूमन जो है चंद्रमा पे भी जीवन यापन करना शुरू कर दे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और हानिकारक भी है, ये दोनों गैसें अगर कोई है तो वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती है। हालांकि ये अकेले नहीं है, इसके सारे बहुत सारे हैं। अब पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ये बताइए सभी लोग। क्योंकि आप पेपर देने जाते होंगे ना, अगर सॉल्व करते होंगे तो पूछा जाता होगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, आप बताइए, पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, इतना आप लोग बताइएगा कमेंट करते हुए कि पेपर में ये पूछा जाता है या नहीं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, या फिर ग्रीन हाउस कौन सी है, इनमें से बताइए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। और ये क्लासेस डेली आपको 4 बजे से चलेगी। शिखर सर आपको CDP और SST का पार्ट लेकर उपस्थित होंगे, फिर मैं आपके सामने जो है EVS लेकर उपस्थित होऊंगा, फिर उसके बाद शिव सर आएंगे, शिव सर आपके सामने SST वाला पार्ट कवर कराएंगे, फिर आपको हमारे जो शुभम सर आपको मैथ वाला पार्ट कवर कराएंगे, यानी कि कंप्लीट पैकेज है ये EVS का, CDP का, सॉरी CTET और UPTET और भारतवर्ष में होने वाले जितने भी एग्जाम जिसमें सिलेबस पैटर्न के अनुसार चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। एक तरीके से पूरा फ्री बैच है, अपना यूट्यूब पे पूरा फ्री बैच है, याद रखिएगा। तो सभी लोग क्लासेस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है, ताकि आप सभी छात्रों तक भी पहुँचाएँ कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो पहले लिख लेना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लिखिएगा जल वाष्प,
वाष्प, दूसरा लिखेगा जल वाष्प, तीसरा लिखेगा मीथेन, ठीक है, तीसरा लिखेगा दोस्तों मीथेन, या तीसरा लिखेगा मीथेन, चौथा लिखेगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस या नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा लिखेगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवा लिखेगा, ठीक है, पांचवा लिखेगा ओजोन, पांचवा लिखेगा क्या मेरे भाई, ओजोन, पांचवा लिखेगा क्या, ओजोन, पांचवा लिखेगा ओजोन, छठवां लिखेगा फ्लोरेनाइड गैसेस, जैसे इसमें फ्लोरेनाइड गैसेस में इतना इसमें लिख लेना फ्लो लिख लीजिएगा सब लोग, फ्लोरीनेटेड गैस में कई सारी गैस हैं, इसमें HFC है, उसके बाद PFC है, परफ्लोरोकार्बन है, फिर SF6 है, ये फ्लोरीनेटेड गैसेस हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है, जिम्मेदार गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये जिम्मेदार गैस है मेरे भाई, इस बात को याद रखते हुए चलेंगे सब लोग, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वायुमंडल की संरचना, ये तो भाई साहब हमको लगता है कि भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इससे प्रश्न ना पूछा गया हो, इससे प्रश्न ना पूछा गया, ये मैं कंफर्म आपको लिखित के साथ स्टैम्प पेपर में दे सकता हूं। ये भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिससे इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, मेरे भाई, नहीं पूछे गए हैं, ठीक। चलिए, तो हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी, ठीक है, इस हमारी पृथ्वी से ऊपर हम लोग जाते हैं तो पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आएगा समताप मंडल, उसके बाद आएगा मध्य मंडल, उसके बाद आएगा आयन मंडल, उसके बाद आएगा बहिर्मंडल, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, बहिर्मंडल आएगा। अब इस तरीके से संरचनाओं को हम लोगों को सजाना है और इसको भरना है। पहले आएगा क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। दूसरा होगा समताप मंडल। तीसरा हो जाएगा दोस्तों मध्य मंडल। चौथा हो जाएगा आयन मंडल, और फिर उसके बाद पांचवा हो जाएगा बहिर्मंडल, पांचवा हो जाएगा क्या दोस्तों, बहिर्मंडल। पांचवा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है, बहिर्मंडल हो जाएगा। अब इन परतों को खाली देखना नहीं है, इन परतों को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है, ताकि हमारे एग्जाम के पर्पज से जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, हमारे एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती हूँ ना, सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएं। चलिए, तो आज तो हमको लगता है इसी टॉपिक को ख़त्म करने में हम लोगों को पूरा 1 घंटा से ज़्यादा का समय लग सकता है, ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल, पहले हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल जो होता है ना, इस क्षोभ मंडल में आप देखिएगा तो इस क्षोभ मंडल जो है, आपको बता दूं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी जो घटनाएं होती हैं, ये सभी के सभी कहाँ पे होती है मेरे भाई, क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे चक्रवात का आना, बिजली का गिरना, बादल का चमकना, ठीक है, या फिर आपको जो है बर्फ़ का गिरना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं मेरे भाई, ये क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पे दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ये क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलती हैं, अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक से हर बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा गया हो। वायुमंडल की जो संरचना है, वायुमंडल की जो परतें हैं, इसमें हम लोग क्षोभ मंडल को पढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल को हम लोग समझेंगे ताकि इससे पेपर में जो भी प्रश्न पूछा जाए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ठीक है।
क्षोभमंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, याद कर लीजिएगा। यह वायुमंडल की यत्ना यह वायुमंडल की यत्ना सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है, याद रख लीजिएगा। औसतन ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है यत्ना। अगर मैं बात करता हूँ औसत ऊंचाई इसकी यत्ना, औसत ऊंचाई इसकी आप देखिएगा ना, औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये 13 किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर है क्षोभमंडल में। और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। जैसे कि मान लो इसमें कहा जाता है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्षोभमंडल में, किसमें, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है ना, तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, इसमें तापमान में कमी आती है, याद रख लीजिए। कितना कमी आती है ये भी मैंने बता दिया। अब जैसे कि मान लो इसमें होता क्या है, अगर मान लो स्थल पे हूँ मैं, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। वहीं 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो औसत ऊंचाई अगर पूछे क्षोभमंडल की कितनी है, 13 किलोमीटर है। लेकिन ये ध्रुवों पर घट करके ध्रुवों पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो घट करके क्या हो जाती है दोस्तों, 8 किलोमीटर हो जाती है, 8 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाती है। ठीक, चलिए 8 किलोमीटर हो जाती है, 8 किलोमीटर हो जाती है यातना। तो मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो आपको कहाँ पे, किस मंडल में आपको देखने को मिलती हैं, वो क्षोभमंडल में आपको देखने को मिलती है, क्षोभमंडल में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये दिमाग में उतार लेना, यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग डाल लेना सभी लोग, समताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत। समताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत, जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों का जो है बनते हैं कहीं से, तो इसी मंडल से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, याद रख लीजिएगा। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। जो समताप मंडल है ना, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई आप देखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, ये 50 किलोमीटर है इतना। इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, ये 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है, 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, 20 किलोमीटर का तापमान तो स्थिर रहता है इसमें जो है ना, 20 किलोमीटर तक आप देखोगे, 20 किलोमीटर तक जो है तापमान, जो है 20 किलोमीटर तक तापमान रहता, तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तापमान बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये देखिएगा, इसमें आप देखिएगा क्षोभमंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल। ये हम लोग समताप मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, समताप मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सन भी बना देता हूँ, यहाँ पे सन भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्ट्रावायलेट जो है ना, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, सन से 3 प्रकार के अल्ट्रावायलेट से निकलती है। अल्ट्रावायलेट ए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो हमारे पृथ्वी पे जो है ना, अल्ट्रावायलेट ए आती है और कभी कभी बी भी आ जाती है, लेकिन सी कभी नहीं आती, क्योंकि अगर सी आ गया ना तो स्किन कैंसर नामक बीमारी हमको हो जाएगी। तो हमारे पृथ्वी पे अल्ट्रावायलेट ए आती है। उसी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। और इसी समताप मंडल के जरिए, इसी परतों के जरिए सूरज की किरणें हमारे बॉडी पे सीधी नहीं पड़ती, परतों से छन करके हमारे बॉडी पे आती हैं और विटामिन डी बनाने का काम करती हैं। लेकिन पृथ्वी में पूरी तरीके से जो अल्ट्रावायलेट ए आती है, वो अल्ट्रावायलेट ए हमारे पृथ्वी पे आती है। अल्ट्रावायलेट बी कभी कभी आ जाती है, लेकिन हाँ अल्ट्रावायलेट सी कभी नहीं आती है। जिस दिन अल्ट्रावायलेट सी आ गई, ओजोन की परत पतली हो गई, उस दिन आप जो है स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से जूझेंगे और आप जो है पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, जिस दिन अल्ट्रावायलेट से पृथ्वी पर आ गई। हालांकि अल्ट्रावायलेट भी कभी कदार आ जाती है, हमेशा बिल्कुल भी नहीं आती है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी में लगभग 90% ओजोन इसी समताप मंडल में केंद्रित है, याद रख लीजिएगा। मैंने बोला ना कि पृथ्वी पर लगभग 90% जो ओजोन है, 90% जो ओजोन है इसी परत में स्थित है। इसी परत में क्या है दोस्तों, स्थित है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा,
जो ओजोन की परत को हम लोग डॉप्सन में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं, याद रख लीजिएगा। और याद रख लीजिएगा ओजोन की परत की जो सुगंध होती है ना, सुगंध, ओजोन की परत की जो सुगंध होती है वो सड़ी मछली की तरह होती है, सड़ी मछली, इतना सड़ी मछली, सड़ी मछली की तरह, सड़ी मछली की तरह होती है, सड़ी हुई मछली की तरह होती है। एक चीज़ और है इसमें याद कर लीजिएगा ओजोन के परत के बारे में, इसके संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को, इसके संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन यत्न, विश्व ओजोन यत्न, विश्व ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, विश्व ओजोन दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा सारे के सारे लोग। ओजोन की परत 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। पूछा जाता है जो ओजोन की परत है ना, ओजोन की जो परत है, ओजोन की जो परत है, ओजोन की परत रख लीजिएगा, परत जो है 20 से इतना 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इतना ऊंचाई पर, इतना ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है। एक चीज़ और आपको मैं इसमें बता देता हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। आपको पता होगा जो हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज या फिर बोल सकते हैं प्लेन, प्लेन जो है ना, ये प्लेन जो है ना इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप, इतना समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि ये शांत मंडल होता है, ये शांत मंडल, इतना शांत मंडल होता है, शांत मंडल होता है, शांत मंडल होता है। यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, याद रख लीजिएगा। ओजोन की परत का सर्वप्रथम जो है ये बेसिकली है कहाँ पे, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे लिखते हुए चलेगा कि ओजोन की परत का छिद्र सर्वप्रथम, ओजोन इतना, ओजोन की परत इतना, ओजोन की परत इतना, ओजोन की परत का छिद्र, ओजोन की परत का जो छिद्र है आप देखिएगा, ओजोन की परत का जो छिद्र है सर्वप्रथम इतना, सर्वप्रथम इतना, सर्वप्रथम इतना, सर्वप्रथम अंटार्कटिका यत्ना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यत्ना, अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया। अंटार्कटिका महाद्वीप यत्ना, अंटार्कटिका महाद्वीप के, अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया था, दक्षिणी ध्रुव पर यत्ना, दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया यत्ना, देखा गया, देखा गया, ठीक है, देखा गया। और कब देखा गया, तो कब देखा गया मेरे भाई, 1985 में, जो फॉरमन द्वारा खोज, कब देखा गया दोस्तों, 1985 में, 1985 में, 1985 में। और किसके द्वारा अगर पूछे, किसके द्वारा, याद रख लीजिएगा, तो किसके द्वारा, जो फार्मन द्वारा, किसके द्वारा, जो फार्मन यत्ना, जो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो फार्मन यत्ना, जो क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो फार्मन हो जाएंगे, जो फार्मन हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो फार्मन द्वारा, जो फार्मन द्वारा, जो फार्मन द्वारा देखा गया, जो फार्मन द्वारा दिया गया। ओजोन की परत की खोज, देखो छिद्र देखा गया अलग बात है, ये छिद्र देखा गया, लेकिन ओजोन की परत की खोज की बात करूं कि इतना ओजोन की परत, इतना ओजोन की परत की खोज, ओजोन की परत की खोज अगर पूछे ये कब होती है दोस्तों, तो 1913 में होती है। कब होती है, 1913 इतना, 1913 में होती है, 1913 में होती है। और कब होती है दोस्तों, तो फैबरी चार्ल्स इतना, फैबरी इतना, फैबरी चार्ल्स इतना, फैबरी चार्ल्स प्लस हेनरी यत्ना, हेनरी क्या दोस्तों, हेनरी यत्ना बुसोन यत्ना, बुसोन द्वारा क्या की जाती है, इसकी खोज की जाती है, खोज की जाती है। अब इसको ओजोन की परत का छिद्र का कारण क्या है, पूछा जाता है ना कि ओजोन की जो परत है, इस ओजोन की परत के छिद्र का कारण क्या है। पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताइए कि जो ओजोन की परत में छिद्र है उसका कारण क्या है। पुराने जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं या फिर जितने भी पुराने एसी हैं, उनमें से जो कुछ गैसें निकलती हैं, जैसे कि CFC हो गया, HFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही क्या करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, ओजोन परत पतली होती जा रही है। और ओजोन परत पतली होती जा रही है, इसी के कारण अल्ट्रावायलेट भी पृथ्वी पर आते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में लेके आती है और तरह तरह लोग जो हैं इसके लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसके वजह से लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, बीमार क्या करते हैं दोस्तों, पड़ जाते हैं। ये दिमाग में उतार रख लेना है सभी लोगों को, सभी छात्रों को मैं बता रहा हूँ, सभी छात्रों को मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलिए, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ओजोन छिद्र का कारण लिख लीजिएगा। ओजोन यत्ना, ओजोन छिद्र यत्ना, ओजोन छिद्र का कारण अगर मैं बात करूं, तो ओजोन छिद्र का कारण अगर पूछ ले क्या है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा CFC और HFC है अपना, CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और HFC, ठीक है, HC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सभी गैसों की वजह से ओजोन की परत क्या होती जा रही, पतली होती जा रही है। यानी कि पुराने रेफ्रिजरेटर, जितने भी पुराने रेफ्रिजरेटर हैं, यानी कि बोल सकते हैं फ्रिज हैं, उनकी वजह से, किनकी वजह से, उनकी वजह से, याद रख लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, अब शिक्षक भर्ती के अगर एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं तो आपको CTET या और साथ ही साथ UP-TET आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, GTET आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, EVS आपको पढ़ना पड़ेगा, CDP आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाइएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं, आप सभी लोग उनका भी क्लासेस देख लीजिएगा और हम लोगों का भी क्लासेस देख लीजिएगा। मैं ओपन चैलेंज हूँ, जितना कंटेंट हम आपको दे देंगे फ्री बैच में, इस फ्री यूट्यूब बैच में, वो आपको पेड बैचेस में भी नहीं देंगे, वो आपको पेड बैचेस में भी नहीं देंगे, आपको गारंटी देते हैं। देखिए हम लोग अभी जो है केवल एक ही परत के बारे में अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी पहला ही परत चल रहा है, अभी तो इसमें और कुछ बताने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन हम इसको स्टॉप करते हैं। मतलब इसको जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लिमिट में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक नहीं जाना है, नेट GRF तक हम लोग नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा नीचे लेवल तक हम लोग रहेंगे, ठीक है, सिविल सर्वे तक चले जाएंगे, ठीक। क्योंकि इसमें आप देखिएगा ना, तो जो आप जैसे कि मान लो, या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे बनती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट से है ना, वो O3 को O2 में प्लस O में बदल देती है, उसके वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, ओजोन परत पतली हो जाती है, ओजोन की परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और उससे जो है अल्ट्रा वायलेट रे पृथ्वी पर आती है और तरह तरह की बीमारियां लेके चली जाती हैं। अब जैसे कि मान लो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सन की किरणें पृथ्वी पर कितने सेकंड में आती हैं, तो 500 सेकंड में आती हैं, कितने, 500 सेकंड में आती है, लेकिन NCERT तो कहती है मेरे भाई 8 ही मिनट में आती है। NCERT कितनी कहती है, 8 मिनट, लेकिन साइंटिस्ट कितना कहते हैं, 500 सेकंड कहते हैं, क्योंकि जो आपको पता है प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति अगर पूछे कि कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये क्या है दोस्तों, हमारे प्रकाश की गति है, हमारे प्रकाश की गति है यार, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचो, कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। हम लोग इसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे, हम चाहते तो इसमें सिलेबस में आपको 1 घंटा डुबा सकते थे, लेकिन सिलेबस बताने से कोई मतलब नहीं, हम टॉपिक ही कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चल अगली परत पे आए हम लोग। देखो अब अभी अगली परत को पढ़ने से पहले ना हम लोग समझेंगे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना समझौता हुआ था 1985 में, ठीक है। अब याद रख लीजिएगा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों, वियना समझौता हुआ था, वियना समझौता हुआ था, लेकिन मानता कौन है, ठीक है, समझौते तक ही सीमित रह जाता है। वियना समझौता हुआ था, और ये होता कब है भाई, ये 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1985 में कहाँ पे दोस्तों, वियना शहर में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के, इतना कहाँ के दोस्तों, ऑस्ट्रिया नहीं है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है अपना, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ये समझौता हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग वियना समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, 16 सितंबर 1987 को क्या होता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है, ये 16 सितंबर 1987 को होता है, और कहाँ पे होता है, ये दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो ऑब्वियसली कनाडा में होता है। उसी के बाद से जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ना, उसी के बाद से हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाना शुरू करते हैं दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाना शुरू करते हैं, विश्व ओजोन दिवस हम लोग मनाना शुरू करते हैं। भैया इसमें तो समझौता हम लोग किए थे कि भैया CFC और HCFC जो है गैसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कौन मना करता है। अभी आपको 5000 में AC मिल जाएगा पुराना, आप नहीं खरीदिएगा, 3000 में फ्रिज मिल जाएगा, नहीं खरीदिएगा, भले भाड़ में जाए, गैसें निकले तो निकले, अपने से क्या, अपने को पानी ठंडा करने से मतलब है, अपने को रूम ठंडा करने से मतलब, हम खुद खरीदेंगे, आप छोड़िए हम खुद खरीद लेंगे। 3000 में AC मिलेगा, 2000 में फ्रिज मिलेगा, हम बिल्कुल खरीदेंगे, और लोग खरीदते हैं। और वो क्या होता है, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो रिलीज होती है, ओजोन परत को क्या करती है, पतला करती है, ठीक है। ये समझौते तक ही सीमित रह जाता है, कुछ होता है नहीं। वो बोलते हैं ना कि किसने कहा था, हाँ अब्राहम लिंकन ने, 4 दिन का तमाशा है, आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे, कुछ करते वर्ते हैं नहीं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कई लोगों ने बताया था, ठीक है। ये 4 दिन का तमाशा है, आते हैं खाते पीते निकल लेते। कांग्रेस के बारे में भी कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के बारे में भी कई लोगों ने इस कथन को कहा था, याद रख लीजिएगा, ठीक।
देखो चमकदार बादल, रात में चमकने वाले बादल जिन्हें नॉक्टिनुशन क्लाउड कहा जाता है, चमकदार बादल वो कहाँ बनते हैं, वो समताप मंडल में ही बनते हैं। ठीक है, अगर पूछे चमकदार बादल जिन्हें मदर ऑफ प्रियल कहा जाता है, यानी कि मोती जैसा बादल भी कहा जाता है, वो समताप मंडल में बनते हैं, वो समताप मंडल में बनते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, और मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है लोअर, ठीक है, लोअर में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि ओजोन परत, ये देख रहे हो, ये अल्ट्रावायलेट है हमारे पृथ्वी पर आ रही है, ये अल्ट्रावायलेट है हमारे पृथ्वी पर आ रही है और विटामिन डी बना रही है, विटामिन डी बना रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है जब ओजोन परत पतली होती है तो अल्ट्रावायलेट बी भी आ जाती है, लेकिन जिस दिन अल्ट्रावायलेट सी आ गई, बाबा रे बाबा, ठीक है, वही बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आप सब लोग जानते होंगे, अंतिम सत्य, राम नाम सत्य है, तो बस वही वाला हो जाएगा। ठीक, अगर ये अल्ट्रावायलेट सी हमारे पृथ्वी पे आ गई तो सोच लीजिएगा सब खत्म, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है मेरे भाई, इस बात को दिमाग में उतार लेना। अगला है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल, मध्यमंडल इतना मध्यमंडल जो कि कितना है दोस्तों, 50 किलोमीटर से लेके ये 80 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। ये परत आपको 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक ये परत आपको देखने को मिलती है। यहाँ संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, इस मंडल में आप देखिएगा तो संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं इतना। ठीक है, रात्रिचर बादल, सॉरी नॉक्टिनुशन क्लाउड इसमें मिलते हैं, नॉक्टिनुशन क्लाउड इसमें मध्यमंडल में मिलते हैं, जिन्हें रात्रिचर बादल कहा जाता है, रात्रिचर बादल कहा जाता है। विशेष प्रकार का बादल होता है जो मेजोस्फीयर नामक परत में बनते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हमने क्या बताया कि क्षोभ मंडल, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, फिर उसके बाद समताप मंडल, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है, फिर मध्यमंडल, इसमें ऊंचाई के साथ साथ फिर तापमान में कमी आती है, तापमान में क्या आती है, कमी आती है, तापमान में कमी आती है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर तक ये आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग मध्यमंडल कहते हैं। और नॉक्टिनुशन क्लाउड, माफी चाहूंगा, इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉक्टिनुशन क्लाउड इसमें देखने को मिलेंगे, जिसको रात में चमकने वाले बादल कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, याद रख लेना, ये वायुमंडल की, या इतना मध्यमंडल लिख लीजिएगा सभी लोग, मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, इतना सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है, मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है। उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर वायु के घर्षण के कारण जलने लगते हैं। जो उल्कापिंड, जैसे कि मान लो ये उल्कापिंड है, इसे आ रहा है और वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगेंगे और कई टुकड़ों में टूट करके नीचे गिर जाते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है लोनार झील, उसका एक एग्जाम्पल है आपका लोनार झील। ये उल्कापिंड गिरने से ही बना है, उल्कापिंड गिरने से ही बना है लोनार झील, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जितने भी उल्कापिंड होते हैं इस मंडल में आने के बाद जलने लगते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, फिर पृथ्वी पे गिरते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, झील का निर्माण करते हैं। उल्कापिंड क्या करते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, जलते हुए उल्कापिंड कई टुकड़ों में टूट करके पृथ्वी पे गिरते हैं, वो क्या करते हैं, झील का निर्माण करते हैं, जैसे कि लोनार झील। ठीक है, जैसे कि लोनार झील है, जैसे कि लोनार झील है, याद रख लीजिएगा। ठीक, इसी उल्कापिंड को शूटिंग स्टार या टूटा तारा भी कहते हैं। इसी उल्कापिंड को ठीक है, शूटिंग स्टार या फिर टूटा तारा भी कहते हैं, ठीक है, टूटा तारा भी कहते हैं। रात्रिचर जो बादल होते हैं जिन्हें नॉक्टिनुशन क्लाउड कहा जाता है। निशादीश बादल, इसका नाम थोड़ा हिंदी में उटपटांग है, निशादीश बादल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉक्टिनुशन क्लाउड कहते हैं, ये आपको मध्यमंडल में आपको देखने को मिलेगी। तो मध्यमंडल की खासियत क्या है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, उल्कापिंड यहीं पे आपको गिरते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें जो उल्कापिंड गिरते हैं उन्हें टूटा तारा भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और इसी में निशादीश बादल यानी कि नॉक्टिनुशन क्लाउड, रात में चमकने वाले बादल देखने को मिलते हैं। ये सब चीज आपको कहाँ पे, मध्यमंडल में देखने को मिल जाता है।
ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे, मध्य मंडल में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चौथा हो जाएगा बाह्य मंडल या फिर जिसे ताप मंडल कहा जाता है। चौथा हो जाएगा बाह्य मंडल या बाह्य मंडल, बाह्य मंडल या बाह्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर जिसे ताप मंडल या ताप मंडल, ताप मंडल कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक है। सोचिए इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी इसकी जो ऊंचाई आप देखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलते हैं। इसके निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। इसके निचले भाग को, इसी के जो निचला भाग है, इसी परत के इतना निचले भाग को आयन मंडल आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल, इसके निचले भाग को ही क्या कहते हैं दोस्तों, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ऐसे मैंने आपको क्रम भी सजाने के लिए बताया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल या फिर ताप मंडल ये परत है, इसके निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आयन मंडल के नाम से संबोधित करते हैं, आयन मंडल के नाम से संबोधित करते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। जो आयन मंडल होता है, इस आयन मंडल में रेडियो तरंगों का क्या होता है, रेडियो तरंगों का क्या होता है दोस्तों, परावर्तन होता है, परावर्तन होता है रेडियो तरंगों का। आयन मंडल में आप देखिएगा, इस आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का क्या होता है मेरे भाई, परावर्तन होता है, परावर्तन होता है और संचार को सुगम बनाता है। ये क्या करता है, अब जैसे कि संचार को क्या करता है दोस्तों, संचार को क्या बनता है, संचार को क्या करता है दोस्तों, सुगम बनाता है। संचार को ये सुगम बनाता है, संचार को सुगम बनाता है, संचार को क्या करता है, सुगम बनाता है, संचार को सुगम बनाता है। ठीक, इसी परत में, ठीक है, उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इसी परत में देखोगा भू आधारित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इसी आयन मंडल में आप देखिएगा भू आधारित इसी परत में आप देखिएगा, इसी परत में भू आधारित उपग्रह स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। भू आधारित ग्रह स्थापित किया जाता है जो कि संचार में उपयोग लाता है, संचार को उपयोगी बनाता है, संचार को उपयोगी बनाता है। अगली जो परत है जिसे बहिर्मंडल हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। अंतिम परत, ठीक है, अंतिम परत हम लोग जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल। इसके बाद तो खुला, ये पूरा खुला अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, ये पूरा खुला का खुला अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, ये पूरा खुला अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है। 640 से 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, हालांकि अंतरिक्ष ही आ जाता है। 640 से 1000 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है दोस्तों, ऊंचाई होती है। साइंटिस्टों के अनुसार है, ऐसे तो माना जाता है खुला अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, अनंत तक है, ठीक है, ऐसे माना जाता है। ठीक, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे वायुमंडल आप देखिएगा, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वायुमंडल के क्या है दोस्तों, सबसे बाहरी परत है, याद रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और इसमें इस परत में वायु का घनत्व सबसे कम होता है। इसी परत में वायु का घनत्व सबसे कम होता है, सबसे क्या होता है दोस्तों, कम होता है, सबसे कम होता है। ऑफिशियली याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, तो जाहिर सी बात है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाइएगा तो जाहिर सी बात है वायुमंडल की जो घनत्व होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इसी परत में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। इसी परत में अब देखिएगा, इसी परत में हाइड्रोजन प्लस हीलियम की क्या होती है दोस्तों, अधिकता होती है। हीलियम की क्या होती है, अधिकता होती है। हीलियम की क्या होती है, अधिकता होती है। हीलियम की क्या होती है, अधिकता होती है। हीलियम की क्या होती है दोस्तों, अधिकता देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो हमने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, वायुमंडल की परतें बताई है। ये तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी तो ये डेमो है, इतना ही तो डेमो है।
ये तो कुछ नहीं है, मान लो ये तो अभी कुछ नहीं है, तो अभी डेमो है रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो कि क्षोभ मंडल ये सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, इसको डिटेल में भी पढ़ा। फिर समताप मंडल, ओजोन की परत पाई जाती है, वायुयान उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल, सबसे कम तापमान और या उल्कापिंड यहाँ गिरते हैं। आयन मंडल, रेडियो संचार हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहिर्मंडल, अंतरिक्ष का विस्तार वाला क्षेत्र है और इसमें किसके हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता हमको देखने को मिलती है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम की क्या देखने को मिलती है, इसमें इस परत में अधिकता हमको देखने को मिलती है। इसमें उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है, ओजोन परत, ये मैंने आपको बताया कि जोसेफ फॉरमैन द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया था ओजोन के छिद्र को। फिर उसके बाद 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी रक्षा करता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से आपको पता है ना कि ये कई लोग कहते हैं ना कि विटामिन डी सूर्य से बनता है, सूर्य की किरणों से बनता है, तो वो सही कहते हैं, लेकिन वो 10 बजे के पहले वाला धूप आप अगर आप सेकते हैं तब, तो 10 बजे के पहले वाला अगर आप धूप जाके 5-10 मिनट भी ले लेते हैं तो विटामिन डी आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा, अच्छा से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन ये आपको सोचिएगा कि 12 बजे दोपहरिया में जाके जो है 1 घंटा धूप सेक के आएंगे तो विटामिन डी बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये पता है खून जरूर चूसा जाएगा पूरा का पूरा, पसीना नहा लीजिएगा पूरा। ठीक, जो अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा जलमंडल। ठीक है, तो इस अगले चैप्टर को हम लोग अगली क्लासेस में कवर करेंगे, इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो जलमंडल, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक, अभी एक ही चैप्टर हुआ ही नहीं है, अभी तो हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है। इस पहले चैप्टर में बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, इस पहले चैप्टर में ही बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि क्वालिटी कैसा है क्लास का, जरूर से बताइएगा। क्लास जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप सभी लोग